हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 10th के साइंस के आनुवंशिक चैप्टर में आप लोगों का स्वागत है। मैंने पहले भी इसके बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, जिसको आप लोग पहले देख लें तो काफ़ी अच्छा होगा। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। और हम लोग आज उसके आगे के पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जैसे हमने पिछली कक्षा में बात किया था कि डीएनए जो है कि किसी भी जीव का आनुवंशिक मतलब लक्षणों को वहन करने वाला एक कारक होता है। तो उसमें न्यूक्लिक अम्ल था, ठीक है ना। न्यूक्लिक अम्ल के दो प्रकार थे, जिसमें डीएनए और आरएनए था, ठीक है। तो आज हम लोग डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए प्यार से एक एक लाइन को ध्यान से हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखिए लिखा है डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल, यानी जिसका डीएनए का फुल फॉर्म जो होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है, ठीक है। चीज़ें आपको क्लियर दिख रही होंगी, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। चलिए, डीएनए की खोज सन 1869 में जर्मन रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिस्चर ने की। इतना तो डीएनए के बारे में थोड़ी सी जानकारी है कि जो डीएनए की खोज थी सन 1869 में हुई थी, और जर्मन रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मेस्चर ने की, ठीक है। उन्होंने मानव कोशिका के केंद्रक से एक सफ़ेद द्रव्य संश्लेषित किया। उन्होंने क्या किया कि मानव कोशिका के केंद्रक से एक सफ़ेद द्रव्य संश्लेषित किया एवं उसे न्यूक्लियन नाम दिया, ठीक है। न्यूक्लियन नाम दिया। अम्लीय प्रकृति तथा केंद्रक में उपस्थित होने के कारण इसे केंद्रक अम्ल कहा गया। मतलब अम्लीय प्रकृति, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अम्लीय प्रकृति तथा केंद्रक में उपस्थित होने के कारण जो डीएनए होता है वो केंद्रक के अंदर उपस्थित होता है। तो वही बातें यहाँ पर बोली जा रही हैं कि अम्लीय उसकी प्रकृति के कारण और केंद्रक में उपस्थित होने के कारण, केंद्रक में उपस्थित होने के कारण इसे केंद्रक अम्ल कहा जाता है। डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है। कहाँ होती है? डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, जो छोटी छोटी बातें आ रही हैं कि केंद्रक की जो अधिकांश मात्रा है वो डीएनए की जो अधिकांश मात्रा है वो किस में होती है? केंद्रक में होती है, ठीक है। डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है। यद्यपि कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लौक में भी मिलती है। आप ध्यान दिए होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लौक के बारे में जब आपको पढ़ाया जाता है तो वहाँ पर ये भी कुछ कार्य अपने से कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का अपना डीएनए होता है और हरित लौक के पास भी अपना डीएनए होता है, ठीक है, में भी मिलती हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लौक दोनों में डीएनए मिलता है। क्वेश्चन बन चुका है इस पर, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान दीजिए, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ की। सभी पादपों, जंतुओं तथा कुछ विषाणुओं में डीएनए द्विकुंडलित होता है। ध्यान दीजिएगा, सभी पादपों, जंतुओं तथा कुछ विषाणुओं में जो डीएनए होता है वो कैसा होता है? द्विकुंडलित होता है, द्विकुंडलित होता है, ठीक है। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इतनी जानकारी आपको डीएनए के बारे में रखनी कि डीएनए का खोज सन 1869 ईस्वी में, जिसके खोजकर्ता फ्रेडरिक मिस्चर थे, ठीक है। कैसे उन्होंने इसकी खोज की, तो मानव कोशिका के केंद्रक से एक सफ़ेद द्रव्य संश्लेषित किया। तो ये सारी बातें जो इसमें लिखी हैं उन्हें आप दोबारा पढ़िए, ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तभी आप समझ पाएंगे। मैंने बाकी आपको चीज़ें आगे समझा दी हैं। अब आगे बढ़ते हैं, डीएनए की संरचना के बारे में बात करते हैं कि डीएनए किस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। इस पर हम लोग ध्यान केंद्रित करते हैं। देखिए लिखा है कि डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, प्रत्येक डीएनए अणु 3 घटक अणुओं से बना संयुक्त अणु है। कह रहा है कि प्रत्येक डीएनए अणु 3 घटक अणुओं से बना संयुक्त अणु है, जिनमें एक अणु फास्फेट समूह का
एक डीऑक्सीराइबोस तथा एक नाइट्रोजनी क्षारक का होता है। इतनी बातें यहाँ ध्यान देनी है कि जो प्रत्येक डीएनए अणु तीन घटक अणुओं से बना है, संयुक्त अणु है, मिलकर बना हुआ है। संयुक्त मतलब क्या होता है? मिलकर बना हुआ अणु है, जिसमें एक अणु फास्फेट समूह का है, एक डीऑक्सीराइबोस तथा एक नाइट्रोजनी क्षारक का होता है। ये तीन अणु होते हैं उसके अंदर। क्या कौन कौन सा? फास्फेट समूह का है और एक डीऑक्सीराइबोस है और एक नाइट्रोजनी क्षारक है। इन तीनों से मिलकर ये बना हुआ है डीएनए। आगे की बातों पे ध्यान दीजिए, ठीक है। इसमें निम्न 4 नाइट्रोजनी क्षारक उपस्थित होते हैं। 4 क्या होते हैं? नाइट्रोजनी क्षारक उपस्थित होते हैं। पहला एडिनिन, ध्यान दीजिएगा, ये जो 4 नाइट्रोजनी क्षारक हैं उनके नाम को ध्यान दीजिएगा। पहला एडिनिन, ग्वानीन, ठीक है, थाइमीन और साइटोसिन। एडिनिन, ग्वानीन, थाइमीन, साइटोसिन, ठीक है। एडेनिन, ग्वानीन, थाइमीन, साइटोसिन, ये 4 नाम आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं। आगे की चीज़ों को ध्यान दीजिए, ठीक है। बोलते जाइएगा, जैसे जैसे मैं बोल बोल के आपको बता रहा हूँ, ठीक उसी तरीके से आपको बोल बोल के पढ़ना है, जिससे चीज़ें आपको और भी क्लियर होती जाएं, ठीक है। तो चलते हैं आगे। यहाँ पर लिखा है डीएनए का महत्व। किसका? अब डीएनए का महत्व हम लोग सीखेंगे कि डीएनए का कार्य क्या है, डीएनए कहाँ पर मतलब इसका यूज होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें, रुक जाए क्लियर करता हूँ, मैं सीधा कर देता हूँ, ठीक। चलिए, हाँ ठीक है, दिख रहा होगा। तो डीएनए का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए। डीएनए का इम्पोर्टेंस क्या है? डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। बहुत ही बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा और बहुत ही शालीनता से भी आपको इसे याद करना होगा कि डीएनए क्या है? एक आनुवंशिक पदार्थ है, ठीक है, जो सजीवों में आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुँचाता है। जितने भी सजीव होते हैं ना, उनमें ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करता है, आनुवंशिक सूचनाओं को पहुंचाने का कार्य करता है। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जो सजीवों में आनुवंशिक सूचनाओं को, जो आनुवंशिक सूचनाएं उसके अंदर है, वो मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करता है। डीएनए कोशिका की सभी उपापचयी व अन्य जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। जो डीएनए है वो कोशिका की सभी उपापचयी व अन्य जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। आगे ध्यान दीजिएगा, डीएनए स्वयं के संश्लेषण को निर्देशित करता है। इसे डीएनए प्रतिकृतिकरण या ग्रिफीय का लिपिकरण कहते हैं। इसे ज़रा ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी कठिन वर्ड्स यहाँ पर यूज हुए हैं, फिर भी ध्यान दीजिए। यहाँ ध्यान दीजिए, डीएनए स्वयं के संश्लेषण को निर्देशित करता है। अपना जो संश्लेषण वो करता है उसको स्वयं ही निर्देशित करता है कि किस प्रकार से संश्लेषण होना चाहिए। इसे डीएनए प्रतिकृतिकरण या ग्रिफीय का लिपिकरण कहते हैं। अगली लाइन पे ध्यान दीजिएगा, शायद आपको दिख रही हो, ठीक है। डीएनए द्वारा आरएनए का संश्लेषण किया जाता है, जो कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए अति आवश्यक होता है। देख रहे हैं कि डीएनए द्वारा आरएनए का संश्लेषण किया जा रहा है और वो प्रोटीन संश्लेषण के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इस प्रक्रम को अनुलेखन कहते हैं। ये जो प्रक्रम होता है इसे अनुलेखन कहा जाता है। अगला पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, राइबोन्यूक्लिक अम्ल। ये राइबोन्यूक्लिक अम्ल क्या है? राइबोन्यूक्लिक अम्ल को समझिए, इसका निर्माण डीएनए से होता है। जो राइबोन्यूक्लिक अम्ल है
इसका निर्माण किससे होता है? डीएनए से ही होता है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर डीएनए एवं आरएनए में क्या अंतर है, उसे हम लोग भली भांति समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो आपको सारी चीज़ें बहुत ही क्लियर दिख रही हैं। आगे की चीज़ों को समझते हैं। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। पहली बात इसके बारे में हो चुकी थी कि डीएनए एवं आरएनए में जो अंतर है, उनमें पहला अंतर ये है कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है जो कोशिकाओं की समस्त क्रियाओं का नियमन करता है। जो कोशिकाएं होती हैं उनको कौन सा मतलब कार्य करना होगा, कहाँ रहना है, वो सारी चीज़ों का नियमन करता है। यह कुछ विषाणुओं को ही आनुवंशिक पदार्थ मतलब यह कुछ विषाणुओं का ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। अन्य प्राणियों में इसका कार्य कोशिका नियमन में डीएनए की सहायता करना है। देख रहे हैं, ये जो आरएनए है ये कुछ विषाणुओं के अंदर ही आनुवंशिक पदार्थों का मतलब वहन करता है। तो ध्यान दीजिए, लेकिन सॉरी हाँ, आरएनए जो है ये कुछ विषाणुओं के अंदर ही आनुवंशिक पदार्थों का वहन करता है, लेकिन और बाकी चीज़ों में इसका जो कार्य है वो डीएनए की सहायता करना है। डीएनए की क्या है? सहायता करना सिर्फ है। दूसरी लाइन को यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है डीएनए में स्वद्विगुणन की क्षमता होता है। डीएनए में स्वद्विगुणन की क्षमता होता है, इससे आरएनए का निर्माण भी होता है। आरएनए का निर्माण भी इसी से होता है। और इसमें आरएनए में स्वद्विगुणन की क्षमता केवल विषाणुओं में पाई जाती है। जो कुछ है इनको विषाणुओं में पाई जा रही है, जीवाणुओं में नहीं। इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, और इसको मैंने पूरी बातें पढ़ के नहीं बताई। तो आरएनए में स्वद्विगुणन की क्षमता केवल विषाणुओं में पाई जाती है। कुछ विषाणुओं में आरएनए से डीएनए भी बन सकता है। देख रहे हैं, कुछ विषाणुओं में आरएनए से क्या बन सकता है? डीएनए भी बन सकता है। और आप इसको देख ही लिए कि इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, इस वाले में। इसमें राइबोस शर्करा होती है, इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, इसमें सिर्फ राइबोस होती है। उसके नाम में ही लिखा रहता है राइबोस शर्करा। डीएनए मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। ये बहुत ही बड़ी बात है। डीएनए किस में पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। यह मुख्यतः कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ये भी ध्यान दीजिएगा, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ठीक है, आगे की चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। आगे क्या है देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं यहाँ पर। ठीक है, अब गुणसूत्र को देखने को मिलेगा आपको। गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम्स। ठीक है, इंग्लिश वर्ड को भी ध्यान दीजिए, क्योंकि कभी कभी हिंदी में ना पूछकर इंग्लिश में ही पूछता है। बायोलॉजी में जो होता है उसको इंग्लिश में पूछ लेता है। ठीक है, फिलहाल यहाँ फिजिक्स है, लेकिन वर्ड्स बायोलॉजी के हैं। तो गुणसूत्र यहाँ पर ध्यान दीजिए, गुणसूत्र क्रोमोसोम्स है। ये जीव की कोशिका के केंद्रक में उपस्थित धागे के आकार की संरचनाएं होती हैं। बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हैं। ये क्या है? ये जीव की कोशिका के केंद्रक में उपस्थित धागे के आकार की संरचनाएं होती हैं, धागे के आकार की। ठीक है, ये जो गुणसूत्र है ये कोशिका के केंद्रक में होता है, केंद्रक में उपस्थित धागे के आकार की संरचना होती है। स्ट्रासबर्गर बर्गर है लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, स्ट्रासबर्गर ने सन 1875 में, अंग्रेजों का नाम थोड़ा सा टेढ़ा होता है यहाँ पर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि स्ट्रासबर्गर ने सन 1875 में इनको खोजा था। ठीक है, 1875 में उन्होंने इसे खोजा था, तथा गुणसूत्र शब्द का प्रयोग वाल्डेयर ने सन 1888 में कोशिका विभाजन का अध्ययन करते हुए दिया था। जो गुणसूत्र जो शब्द है उसका जो मतलब नाम का प्रयोग किसने किया? वाल्डेयर ने। 1888 में कोशिका जब विभाजन के बारे में मतलब उन्होंने रिसर्च कर रहे थे या अध्ययन कर रहे थे, तो उन्होंने दिया था।
गुणसूत्र नाम दिया था उसको। सरल शब्दों में ये केंद्रक में पाए जाने वाले न्यूक्लियोप्रोटीन है। गुणसूत्र पर उपस्थित जीन्स, ध्यान दीजिएगा, गुणसूत्र पर उपस्थित जीन्स आनुवंशिक लक्षणों के वाहक होते हैं। गुणसूत्र के ऊपर जो जीन्स होता है वही आनुवंशिक लक्षणों को क्या करता है, वहन करता है। इस कारण गुणसूत्र आनुवंशिक वाहक कहलाता है। ठीक है, ये बातें आपको क्लियर हो गई हैं। गुणसूत्रों के प्रकार अब ध्यान देते हैं, किसके बारे में, गुणसूत्रों के प्रकार के बारे में। ठीक है, यहाँ तो देखिए गुणसूत्रों के प्रकार में क्या है। गुणसूत्रों के जो प्रकार है, पहला है कायिक या अलिंग या स्वजात गुणसूत्र। कायिक या अलिंग या स्वजात गुणसूत्र, यानी ऑटोसोम्स बोला जाता है उनको इंग्लिश में। वे गुणसूत्र जो लिंग लक्षणों को छोड़कर जीन के अन्य लक्षणों का निर्धारण करते हैं। ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छी बातें। कायिक, कायिक मतलब काया बनाने वाला, ये सिर्फ आपका ढांचा बनाने में मदद करता है। ये गुणसूत्र जो लिंग लक्षणों को छोड़कर, लिंग वाला छोड़कर, पुरुष होगा या महिला होगा, मेल होगा फीमेल होगा, उस वाले लक्षण को छोड़ करके जिनके अन्य लक्षणों का निर्धारण करता है, कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं। कायिक गुणसूत्र नर और मादा दोनों प्रकार के जीवों में समान होते हैं। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। लिंग गुणसूत्र, कौन सा, लिंग गुणसूत्र क्या है, सेक्स क्रोमोसोम। ये क्या है, लिंग निर्धारण करने के वाले गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। जो लिंग का निर्धारण करते हैं वही लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। इन्हें हेटेरोसोम भी कहते हैं। लिंग निर्धारण मतलब मैंने बताया, या पुरुष या महिला का निर्धारण ये करता है। लिंग गुणसूत्र नर और मादा दोनों में अलग अलग होते हैं। ध्यान दीजिएगा, दोनों में अलग अलग होते हैं ना, वही बात यहाँ पर लिखा है, होते हैं। ये प्रायः एक्स और वाई, ये प्रायः एक्स और वाई गुणसूत्र कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, एक्स और वाई गुणसूत्र कहलाते हैं। मनुष्यों में लिंग निर्धारण इन्हीं गुणसूत्रों द्वारा होता है। जो दोनों गुणसूत्र थे, एक एक्स और वाई, उन्हीं गुणसूत्रों के द्वारा ही क्या होता है, मनुष्य में लिंग का निर्धारण होता है। ठीक है, चलिए, और बाकी जीवों में अलग तरीके से गुणसूत्रों का निर्धारण होता है। ठीक है, यहाँ पर मनुष्यों में लेकिन एक्स वाई गुणसूत्र के द्वारा ही मतलब वहाँ पर लिंगों का निर्धारण होता है। अभी हम लोग नीचे उसको समझने वाले किस प्रकार से लिंग का निर्धारण होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है आपका लिंग निर्धारण। क्या लिखा है, लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया है, ध्यान दीजिएगा, लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह सुनिश्चित होता है कि एक लिंगी जंतुओं में, कितने, एक लिंगी जंतुओं में लैंगिक जन्म द्वारा उत्पन्न होने वाला नया प्राणी नर होगा या मादा होगा। लिंग निर्धारण से क्या होता है, यही पता चलता है कि जो प्राणी है वो नर होगा या मादा होगा। इतनी बातें पता चलती हैं। ठीक है, आगे समझते हैं, मनुष्यों में लिंग निर्धारण को देखते हैं। ठीक है, मनुष्यों में लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। ठीक है, समझिए, लिखा है कि सभी जीवों में लिंग का निर्धारण मेंडल के नियमानुसार होता है। जो मेंडल साहब हैं उनके अनुसार होता है। मनुष्यों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया युग्मक जनन के दौरान प्रारंभ होती है। युग्मक जनन में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है। ठीक है, अगुणित युग्मकों का क्या होता है, निर्माण होता है। अर्धसूत्री विभाजन से निर्मित होने के कारण प्रत्येक अंडाणु में 22 दैहिक गुणसूत्र तथा एक लिंगी गुणसूत्र होता है। इस पे आप बहुत फोकस करिए। 22 दैहिक गुणसूत्र यानी हमारी जो संरचना बनी हुई है हमारे शरीर की, उसमें
22 जोड़ी जो गुणसूत्र हैं, 22, ठीक है, 22 जो गुणसूत्र हैं, ठीक है, वो दैहिक गुणसूत्र यानी हमारे शरीर को बनाने वाले गुणसूत्र हैं। और जो एक गुणसूत्र है वो लिंग डिसाइड करता है कि मतलब पुरुष होगा या महिला होंगी। बहुत अच्छी बात है, ध्यान दीजिएगा। स्त्री में बने हुए सभी युग्म, स्त्री में बने हुए सभी युग्मक यानी अंडाणु, स्त्री में अंडाणु पाया जाता है और पुरुषों में शुक्राणु पाया जाता है, ठीक है। तो स्त्री में बने हुए सभी युग्मक 22 प्लस यक्स, ध्यान दीजिएगा इस पे, इन सब बातों पे, 22 प्लस यक्स गुणसूत्र वाले होते हैं। जो स्त्री होती है उसमें जो युग्मक होता है 22 उनका दैहिक होता है, शरीर वाला, और प्लस यक्स जो लास्ट में अभी बनाया जाएगा, ये लिंग निर्धारण करता है लास्ट वाला। जबकि पुरुषों में 2 प्रकार के युग्मक होते हैं, शुक्राणु, 2 प्रकार के शुक्राणु। पुरुषों में आप देखोगे तो 22 जोड़ी दैहिक रहता है ये, लेकिन उसमें यक्स वाला हो सकता है या वाई वाला हो सकता है शुक्राणु, उसमें यक्स वाला भी हो सकता है, वाई वाला भी शुक्राणु हो सकता है, ठीक है। इस पे ध्यान दीजिएगा। गुणसूत्रों वाले बनते हैं। निषेचन के समय नर से प्राप्त शुक्राणु यक्स अथवा वाई गुणसूत्र वाला अंड से मिलता है, अंड से मिलता है। इसके फलस्वरूप, ध्यान देना, इसके फलस्वरूप बने युग्मनज में क्रमशः 44 प्लस यक्स या 44 प्लस यक्स वाई गुणसूत्र हो सकते हैं। जैसे अभी नीचे बातें आपको क्लियर हो जाएंगी, इतनी बातें यहाँ समझ लीजिए, मैं नीचे मैं एकदम ये सब बातें क्लियर कर रहा हूँ फिगर में, ठीक है। हो सकते हैं। इस प्रकार लिंग का निर्धारण निषेचन के समय शुक्राणु के गुणसूत्र द्वारा ही होता है। किसके गुणसूत्र द्वारा होता है? शुक्राणु के गुणसूत्र। यहाँ पर शुक्राणु डिसाइड करता है कि लिंग क्या होने वाला है। लिंग का जो निर्धारण है वो पुरुष ही करता है। कौन करता है? पुरुष। महिला लिंग का निर्धारण नहीं करती हैं, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि महिलाएं जो हैं, अगर लड़का हो रहा है या लड़की हो रही है तो उसमें महिलाओं का कोई दोष नहीं है, क्योंकि महिलाओं के पास सिर्फ एक ही प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, 22 प्लस एक्स। उनके पास एक्स गुणसूत्र होता है, ठीक है। और यक्स और जो वाई होता है वो पुरुषों में होता है। यहाँ पर मैं बनाया हूँ, दिखा दे रहा हूँ आपको, देखिए, ठीक है। तो निषेचन के समय शुक्राणु के गुणसूत्र द्वारा ही होता है निषेचन, क्योंकि सभी मादा युग्मक अंड एक ही प्रकार का गुणसूत्र प्रारूप रखते हैं। जितनी मादा होती हैं उनके पास एक ही प्रारूप होता है गुणसूत्रों का, 22 प्लस एक्स के रूप में रहता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर यह प्रक्रिया नीचे दिए गए रैखिक क्षेत्र के द्वारा आपको समझाया जा रहा है। देखिए यहाँ पर नर जनन कोशिका है, ये मादा जनन कोशिका है, ठीक है। आइए समझते हैं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि जो नर है जनन कोशिका है उनको एक बार 22 प्लस एक्स करके यहाँ लिख दिया, 22 प्लस वाई करके यहाँ लिख दिया, ठीक है। इनमें ये दोनों पाया जा सकता है। नर में यक्स वाला भी गुणसूत्र पाया जा सकता है, वाई वाला भी पाया जा सकता है, लेकिन मादा में सिर्फ यही पाया जा सकता है, 22 प्लस यक्स वाला ही। तो क्या होता है कि अगर हम लोग, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 22 प्लस यक्स वाले का इस 22 प्लस यक्स से कराते हैं, मतलब निषेचन कराते हैं इसका इससे, इस आदमी का इस पुरुष औरत से, ठीक है। इस पुरुष का इस औरत से निषेचन कराते हैं जिसके पास 22 प्लस एक्स गुणसूत्र हैं, और इसके पास भी 22 प्लस एक्स गुणसूत्र हैं, इस पुरुष के पास भी। तो इन दोनों का 22-22 मिला के 44 जोड़ी तो बन ही जाएगा। तो 46 तो होता है, आप पढ़े होंगे कि 46 जोड़ी क्या होता, मतलब 23 जोड़ी क्या होता है, 23 दूना 46। मनुष्य में 23 जोड़ी पाया जाता है गुणसूत्रों की संख्या, तो वही यहाँ पर 46 होता है गुणसूत्रों की संख्या। तो 22 तो ऐसे हो गया, 22 दूनी 44 हो गया, और यहाँ यक्स यक्स है तो दोनों यक्स यक्स तो मिल करके यक्स यक्स बना देगा। तो जब यक्स यक्स बनेगा तो क्या होगा? पुत्री होगा।
ये चीज़ें आपको पढ़ाई गई होंगी कि यक्स यक्स रहता है तो पुत्री होता है, और अगर यक्स वाई होगा तो पुत्र होगा। ठीक है, बस इतना ही ध्यान देना होता है। तो ऐसे ही कराया गया कि एक पुरुष में 22+x था और एक महिला में 22+x, महिला में 22+x रहेगा ही, पुरुष में भी अगर 22+x आ गया तो सिर्फ उसकी पुत्री ही हो सकती है, पुत्र नहीं हो सकता है। अगर उसके पास 22+y है तब इसका अगर निषेचन कराया जाएगा 22+x के साथ, तो हमें जो है 22 दूना ये 44 मिलकर हो जाएगा और ये x और y गुणा करके xy बन जाएगा और जो कि पुत्र उत्पन्न करने में मदद करेगा। ठीक वही सारी प्रोसेस यहाँ पर लिखी गई हैं कई बार करके, जिसे आप समझ सकते हैं। तो आपको इतना ही ध्यान देना है कि अगर पुरुष के पास यक्स गुणसूत्र है और महिला के पास तो यक्स गुणसूत्र रहेगा ही, तो पुरुष के पास अगर यक्स गुणसूत्र है तो उसके लड़के होने की संभावना खत्म हो गई, लड़का उसके नहीं हो पाएगा, सिर्फ उसके लड़की होंगी। और अगर उसके पास वाई गुणसूत्र हैं तो सिर्फ उसके लड़के ही होते जाएंगे। अगर उसके पास दोनों गुणसूत्र हैं तो उसके कभी लड़का कभी लड़की इस तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक की सेशंस अच्छे लगे होंगे। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है और नेक्स्ट चैप्टर मैं लेने वाला हूँ। ठीक है, एक अच्छा चैप्टर उठाया जाएगा जिसमें आपको सारी बातें क्लियर की जाए। तो चलिए, मैं कभी आप लोगों को लाइक कमेंट करने के लिए नहीं बोलता हूँ। अगर सेशन आपको लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग खुद से लाइक और कमेंट किया करिए। ठीक है, जो कमियां होंगी मैं धीरे धीरे उसे ठीक करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।